कैसे धरती को बचाएं, कैसे प्रकृति को बचाएं और कैसे आने वाली अपनी औलादों को बचाएं, सबके बारे में प्रकाश डालने के लिए मैं भाई श्री देवेंद्र शर्मा जी को यहां आमंत्रित करता हूं। सबकी जोरदार अभिनंदन की। आदरणीय स्वामी जी, भाई और बहनों, जब मैं स्टूडेंट था तो 1970 के दशक में मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी। रिपोर्ट में ये कहा गया कि 99.9% पेस्टिसाइड गो इनटू एनवायरनमेंट, ओनली 0.01% पेस्टिसाइड रीच द टारगेट पेस्ट। यानी इसका मतलब यह हुआ कि सिर्फ 0.01% केमिकल जो हम छिड़काते हैं वो कीड़े को मारता है, बाकी सारा जो केमिकल हम छिड़काते हैं वो पर्यावरण में जाता है, आपके अंदर जाता है, पानी में जाता है और नेचर में वो फैल जाता है। ये 1970 के दशक की बात है और ये जो स्टडी की थी, जिसकी रिपोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ये साइंटिस्ट थे डॉक्टर डेविड पाइमेंटल, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी अमेरिका के। तो एक स्टूडेंट होने के नाते मैंने उनको चिट्ठी लिखी। उस ज़माने में ईमेल का रिवाज नहीं था, तो मैंने चिट्ठी लिखी और बहुत दिनों बाद मुझे जवाब आया उनका। उन्होंने उसके बारे में और मुझे विवरण दिया कि हम कैसे अपनी खेती को बर्बाद कर रहे हैं पेस्टिसाइड्स का उपयोग करके। लेकिन जो बात बड़ी इम्पॉर्टेंट जो मैंने उनसे पूछी थी कि क्यों दुनिया में ये कीटनाशक के बारे में जानते हुए कि सिर्फ 0.01% पेस्टिसाइड जो है वो कीड़े को मारती है, बाकी का कोई उपयोग नहीं है, तो इस पे क्यों देश में और दुनिया में चर्चा नहीं हो रही है। और ये 70 की दशक की बात कर रहा हूँ, 40 साल हो चुके हैं। तो उन्होंने जवाब दिया कि ये सारा कारोबार से जुड़ा है, बिजनेस से जुड़ा हुआ है और आज विज्ञान भी जो है वो बिजनेस से जुड़ा हुआ है। तो यानी वो एक बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए, एक कमोडिटी को बढ़ावा देने के लिए, उसकी मार्केट को बढ़ावा देने के लिए कहीं उसकी चर्चा नहीं हुई पूरे विज्ञान में कि ये जो इस साइंटिस्ट ने कहा है, जो कि बहुत दुनिया के माने जाने साइंटिस्ट थे, उस पर कभी इसकी चर्चा होनी चाहिए। जब आप और हम छोटे थे तो आपको याद होगा कि दादी माँ सर्दियों का मौसम जब चला जाता था तो गर्म कपड़े जो हैं वो जब अपने संदूक में उस टाइम जो होते थे या ट्रंक में जब बंद करती थी तो नीम की पत्तियाँ उसमें डाला करती थी। फिर वो नीम की पत्तियाँ ख़त्म हो गई, आस्ते आस्ते वो फरनैल की गोलियाँ आ गई। अब तो मुझे पता नहीं क्या करते हैं, लेकिन वो नीम के जो गुण थे, ये क्या कारण है कि हमारे ही बैकयार्ड में एक ऐसा पेड़ था जो कि सब चीज़ों में आपका सलूशन था, लेकिन हमने उसको भी इग्नोर किया। आज भी लोग नहीं जानते कि नीम का कितना महत्व है सोसाइटी में और उसके पर्यावरण में और हम सब के साथ। नीम जब से दुनिया को पता चला कि इसमें कीटनाशक, इसमें बायोडिग्रेडेबल जो बायो एक्टिव इसमें कैरेक्टर्स हैं या इंग्रेडिएंट्स हैं, तो उस पर दुनिया में सब जगह एक डेवलपमेंट का रास्ता शुरू हो गया कि नीम को बढ़ावा दिया जाए। और हमारा देश जिसमें नीम था, हमने उसकी कभी कदर ही नहीं की। नीम के आज हमारे पास 220 लाख पेड़ हैं और जिस देश में पेड़ नहीं थे वो था चीन। चीन के पास आज 250 लाख नीम के पेड़ हो गए हैं। उनको समझ आया कि नीम का पेड़ कितना महत्वपूर्ण है, तो उन्होंने इतने पेड़ लगा दिए कि वो आज हमें भी पीछे छोड़ गए। 250 लाख, ये एक नीम फाउंडेशन है, उसका अध्ययन है, और 220 लाख हमारे पास है। अफ्रीका के, अमेरिका के, लैटिन अमेरिका के सब देशों में आज नीम पे बहुत ज़ोर शोर से काम हो रहा है कि उसको लगाया जाए, उसको उसकी जागरूकता जो है उसके बारे में क्रिएट की जाए। और तो और तंजानिया है, छोटा सा देश है, उसमें 6 लाख पेड़ हैं अब नीम के, वहाँ कभी नीम नहीं होता था। युगांडा में 2 लाख हैं। तो ये इतना उनका, अमेरिका में बहुत पेड़ लगा दिए गए हैं क्योंकि उनको समझ आया कि नीम का मतलब क्या। नीम का देखिए, नीम एक ऐसा पेड़ है जो 537 कीड़ों को कंट्रोल करता है। एक ही पेड़ 537 कीड़ों के ऊपर उसका उपयोग हम कर सकते हैं, और हमारे देश में उसकी कदर ही नहीं है। हमारे वैज्ञानिक उसकी बात ही नहीं करते।
इसका मतलब साफ है कि कहीं इंटरेस्ट और है जिसकी हम बात करते हैं कि पैदावार को कैसे बढ़ाया जाए या चीज़ों को कैसे सुरक्षित रखा जाए, लेकिन जो हमारे पीछे पिछवाड़े में जो पेड़ लगा है उसकी हमें कदर नहीं। और तो और इसका एक और बड़ा अच्छा अध्ययन है कि नीम के पेड़ के नीचे अगर आप देखें तो अगर आप धूप में बैठे हैं नीम के पेड़ के नीचे तो 10 डिग्री का टेम्परेचर का फर्क होता है। मैंने भी कभी ख्याल नहीं किया जब तक मैंने ये पढ़ा नहीं। 10 डिग्री टेम्परेचर का फर्क होता है नीम के पेड़ के नीचे और बाहर अगर आप बैठे हैं धूप में, 10 डिग्री कम नहीं होता। किसी ने तो ये कहा है कि ये तो एयर कंडीशनर है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हम इस पौधे को, इस पेड़ को हम खूब लगाते हैं और 250 साल तक ही चलता है। एक लगा दीजिए पेड़ तो लंबी उसकी उम्र इतनी है कि 250 साल तक वो आपके पास खड़ा है। और वो पेड़ जिसका कीड़ों पर भी, उसका कीड़ों पर प्रकोप जो है या उसका उपयोग जो है वो बड़ा अद्भुत है कि वो कीड़े को, जो तो नुकसानदायक कीड़े हैं उनको वो मारता नहीं है, लेकिन उनकी जो क्षमता है नुकसान करने की उसको कम कर देता है। लेकिन जो अच्छे कीड़े हैं उनको बढ़ावा भी देता है। ये बड़ी अद्भुत बात है, कभी नहीं होता ये। आमतौर पे दवाई जो है वो नुकसान करती है अगर नुकसान करने के लिए है, और आपको फिर विटामिन लेने पड़ेंगे आपकी अपनी सेहत के लिए, पर वो दोनों काम करता है। अहिंसक है। अच्छे कीड़ों नॉन वायलेंस में फेथ रखता है जी। तो ऐसे पेड़ का हमें कितना उपयोग करना चाहिए स्वामी जी, ये हम सब जानते हैं, लेकिन कहीं पर वो आप देखेंगे किसी चर्चा में नहीं है, कहीं देश में बात नहीं होती है। आज हम भी सब भूल गए हैं, ये भी हम मान के चलें, हमारी भी कहीं गलती है उसमें। कहने का तात्पर्य है कि जीडीपी की जिस तरीके से हम जोड़ते हैं, अगर उस तरीके से जोड़ा जाए तो मेरा मानना है कि ये उसी नीम फाउंडेशन की स्टडी है कि $25,000 का हर साल नीम से फायदा होता है। आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए जीडीपी, जितने पेड़ लगे हैं, तो आप देखेंगे कंट्री की जीडीपी कितनी बढ़ जाती है एक पेड़ से। लेकिन कभी हम उसको कैलकुलेट नहीं करते उस जीडीपी के रास्ते से या उस तरीके आर्थिक मूल्यांकन, आर्थिक रास्ते में कभी हमने कैलकुलेट नहीं किया उसको। तो दो मैंने आपके सामने उदाहरण ये इसलिए रखे कि देखिए, एक हमारे पास सब कुछ था, हमने खो दिया, और जो हमने बाहर से जो लेके आए उसका इतना दुष्परिणाम था कि हम उसका उपयोग करके बहुत खुश होते हैं कि हमारी यहाँ पर पैदावार बढ़ी और इससे हमें फायदा हुआ है। एक और अभी स्टडी आई, स्वामी जी ने अभी बात की थी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स की, बीटी कॉटन की इन्होंने बात की। एक और अभी स्टडी आई हाल में, कनाडा की स्टडी है वो, वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी से जो रिसर्च हुई उसको छापा गया वहाँ पर। उस स्टडी में ये बताया गया है कि जो बीटी क्या है, वो जहर है आदमी के अंदर या प्लांट के अंदर जहर पैदा करता है। आदमी में तो अभी आया नहीं है, लेकिन जो भी पौधा जैसे बीटी कॉटन है, अक्सर हम ये करते हैं कि बड़ा इंटरेस्टिंग है ये भी, खेती में देखिए तो हम पौधे को नहलाते हैं केमिकल से, कीटनाशकों से, या तो हम उसके ऊपर खूब छिड़काव करते हैं, एक काम तो हम ये करते हैं। दूसरा, अब हम उससे बाहर निकल के आए हैं केमिकल पेस्टिसाइड्स, तो हम बायोलॉजिकल पेस्टिसाइड, जिसको बीटी कपास या बीटी ब्रिंजल कहते हैं, वो क्या करता है कि वो पौधे के अंदर जहर बनाता है। एक तो बाहर जहर आप छिड़क रहे हैं और एक वो अंदर जहर पैदा करता है, और फिर ये कहा जाता है कि इस जहर का आदमी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अभी एक स्टडी आई, बड़ी इंटरेस्टिंग है, बड़ी शॉकिंग भी है। उस स्टडी में ये बताया गया है कि प्रेग्नेंट महिलाओं में, प्रेग्नेंट विमेन में बीटी का जहर जो है वो 90% प्रेग्नेंट विमेन में पाया गया है अमेरिका में। खाते नहीं है हम उसको, लेकिन जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जो आसपास जो है, उसका ही असर देख लीजिए कि 90% प्रेग्नेंट विमेन में वो बीटी का जहर पाया गया है ब्लड में। इसका मतलब है कि वो ब्लड में आपके जहर जो है वो जा चुका है। और उसका क्या इम्पैक्ट होगा, हमारे साइंटिस्ट जब स्टडी करते हैं भारत में, तो वो चूहे का टेस्ट करते हैं 90 दिन के लिए। 90 दिन का टेस्ट होता है चूहे का, और ये माना जाता है कि 90 दिन चूहे की जो लाइफ स्पैन है 2 साल होती है, तो उसको हम अपने उसमें गिने ह्यूमन बीइंग के बराबर करते हैं, तो वो 20 साल की उसकी उम्र, हमारी उम्र 20 साल और उसकी 90 दिन। तो एक्सपेरिमेंट किया अपने 20 साल के हिसाब से और कहा कि ये बिल्कुल ह्यूमन बीइंग के लिए ठीक है। चूहों पे आप पहले टेस्ट करते हैं, फिर आप ह्यूमन बीइंग पे अप्लाई करते हैं, तो आपने कहा ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन देखने की बात यह है कि एक स्टडी और इंडियाना यूनिवर्सिटी अमेरिका की आई है जिसकी चर्चा नहीं होती। वो स्टडी ये कहती है कि चूहों में ये पाया गया कि जब आपने पेस्टिसाइड्स उनके फैमिली में स्प्रे किया, तो वो पेस्टिसाइड्स का जब बच्चा पैदा हुआ चूहों का, तो उसमें बिल्कुल नॉर्मल हुआ। लेकिन जब तक वो चूहा बड़ा हुआ,
उसको फिर वो कैंसर भी, उसको किडनी की प्रॉब्लम भी, उसको इनफर्टिलिटी भी, ये सारी बीमारियां जो होती हैं वो उसको हो जाती हैं जब वो एडल्ट स्टेज में आता है। और एडल्ट स्टेज में आने के बाद वो अगली जनरेशन में भी अपनी बीमारियां पास कर रहा है। यानी वो पेस्टिसाइड जो आप खा रहे हैं या जो आपको उसका इम्पैक्ट पड़ता है वो आप ही तक सीमित नहीं है, वो आपके अगली जनरेशन में भी जाएगा। आप ये मत सोचिए कि भाई अभी आप ठीक हैं तो आपको पेस्टिसाइड्स का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन वो हो सकता है कि आप जब बुढ़ापे की तरफ जब चलेंगे तब आपको उसकी बहुत सारी बीमारियां जो हैं नजर आएंगी, जो आपको शायद उस टाइम एहसास नहीं होगा कि ये पेस्टिसाइड से हुई हैं, और वो आने वाली पीढ़ी जो है उसके अंदर भी वो पास होंगी। डायबिटीज़ एक बड़ा कॉमन, मेरे को भी है, लेकिन बहुत कॉमन आज बीमारी है सारी लाइफस्टाइल डिजीज़ की हम बात करते हैं। ये मुझे हैरानगी भी पड़ती है कि पेस्टिसाइड्स जो हैं वो डायबिटीज़ को बढ़ावा देती हैं, ये भी हो रहा है। तो ये मतलब आप देखिए कितना उसका पेस्टिसाइड्स का इम्पैक्ट जो है हम सब पे पड़ता है। मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा जो बाकी आपको जो आम बीमारियां जिसकी हम बात करते हैं, और स्वामी जी हर बार उसकी आपको सचेत करते रहते हैं कि चाहे वो ऑटिज़म हो, चाहे वो बर्थ डिफेक्ट्स हों, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हों, या आपके बॉडी में और भी फिजिकल डिसऑर्डर्स हों, वो तो ठीक है, उससे होते ही हैं पेस्टिसाइड से, लेकिन डायबिटीज़ तक भी उसका जो है इम्पैक्ट अभी विजिबल हो गया है, क्लियर हो गया है। तो मतलब कहने का ये है कि पेस्टिसाइड ऐसा एक केमिकल है जिसका हम उपयोग करते हैं, हम पूछते भी नहीं है, सवाल भी नहीं पूछते हैं कि इसमें पेस्टिसाइड लगा हुआ कि नहीं लगा हुआ, और उसको हम उपयोग करके हम सोचते हैं कि बहुत, जब हम सब्जी लेने जाते हैं बाहर, आपने देखा जितने भी गृहिणियाँ या हम लोग जब सब्जी लेने जाते हैं तो बड़ी कोशिश करते हैं कि हरी लाल ये सब चुने, अच्छी चुन के हम आते हैं कि अपने बच्चों को आप अच्छी चीज़ खिलाना चाहते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि उसके अंदर क्या है। तो अंदर जो है वो केमिकल का रेजिड्यू है जो कि हमें उससे बच के रहना, समझना है कि उसका क्या मतलब है, उसका क्या खतरा है हम सब पर। अभी जैसे स्वामी जी ने कहा, सत्यमेव जयते की बात की, आमिर खान साहब ने बहुत ही कमाल का ये काम किया है कि भाई वो सोशल इश्यूज़ को उठा रहे हैं, जो कि इस मंच से भी बहुत सोशल इश्यूज़ उठते आए हैं। उनका एक स्टडी उन्होंने पेश की थी, उसके अंदर उसमें ही कहा गया कि अगर वो ये बताया जाता है कि परमिसिबल लिमिट है आपकी, अगर एक देखिए एक परमिसिबल लिमिट भी होती है कि आप गेहूं में इतना परमिसिबल है, टमाटर में इतना परमिसिबल है, ये आप इसमें खा सकते हैं। उनका कहना है इसमें आप फिक्र ना करें, ये आप ले सकते हैं, इसमें केमिकल पेस्टिसाइड इतना है। उनका कहना है कि जितना आप दिन में खा लेते हैं, ये सेंटर फॉर साइंस एनवायरनमेंट की स्टडी है कि जितना आप दिन में खा लेते हैं सबको मिलाकर वो आपकी जो रिक्वायरमेंट है उससे 400 गुना ज़्यादा हो जाता है। तो ये मतलब हानिकारक तो वो है ही है, आपके जिस्म में जा रहा है। तो ये सब बातें अगर देश को बताई जाएं तो देश के लोग जो हैं इस बात पे आज मुझे लगता है कि एक बहुत अवेयरनेस क्रिएट हो रही है आस्ते आस्ते, और ये एक ऐसा इशू है जिसको हमें सबको समझना है कि इसकी कहाँ तक जो है इसकी मार है, कब तक हम इसको सहते रहेंगे। और ये हमें एक बताया जाता है कि साहब आपके पास इसके अलावा कोई इलाज नहीं है, क्योंकि इसके बगैर पैदावार नहीं हो सकती। तो ये हम मान के चलते हैं कि अगर हम इसका उपयोग नहीं करेंगे तो इसके बगैर पैदावार नहीं होगी, इसलिए आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, इट इज़ इनएविटेबल, ये बताया जाता है हमें। लेकिन खेती का अगर हम एक स्वरूप देखें तो एक मुझे प्रसंग याद आता है उसमें से, महाभारत से। महाभारत में जब अभिमन्यु का, आप सब जानते हैं, मुझे कहानी बताने की जरूरत नहीं है, जब अभिमन्यु चक्रव्यूह तोड़ने के लिए गए तो 7 चक्रव्यूह के 7 वो रिंग्स थे। तो सब जानते हैं कि उन्होंने आधा चक्रव्यूह के अंदर चले गए, लेकिन उनको बाहर आना नहीं आता था। वो भी हम जानते हैं कहानी कि वो अपनी माँ से उन्होंने इतना ही ज्ञान लिया था। मेरा सोचना ये है कि आजकल के हालात में किसान का भी वही हाल है जो अभिमन्यु का है। उसको भी चक्रव्यूह के अंदर धकेला गया है। उसको हम चक्रव्यूह के अंदर 7 रिंग नहीं, अब तो रिंग बढ़ते जाएंगे, और वो उसके रिंग के अंदर हम उसको धकेल रहे हैं, ये कह के कि तुम्हारी कोई और चॉइस है ही नहीं है, तुम्हें यही उपयोग करना है अपनी खेती अगर बढ़ावा करनी है। वो भी चक्रव्यूह के अंदर वो चला गया है, वो उसको भेद चुका है, लेकिन उसको भी बाहर निकलना नहीं आता, और अंत में उसका भी वही हाल होगा जो अभिमन्यु का महाभारत में हुआ था। बहुत वीरता से लड़ा, किसान भी हमारा बहुत वीरता से काम करता है, लेकिन उसका भी आज हालत यह है कि वो चक्रव्यूह के अंदर ऐसा धंस गया है कि अब उसको बाहर निकलने का रास्ता नहीं आता। मुझे लगता है कि हम सबका रोल जो वो ये है कि हम उसको चक्रव्यूह से बाहर निकालें, ना कि हम उसको चक्रव्यूह के और अंदर उसको और धक्का दें, और वो हम लोग कर सकते हैं। और पतंजलि में भी एक छोटा सा जो उपयोग चल रहा है, रिसर्च चल रही है, वो हम आपके सामने शेयर करेंगे बाद में, कि कैसे हम उसमें चक्रव्यूह से किसानों को निकालने की हम कोशिश कर रहे हैं, ये बताकर कि इसमें केमिकल पेस्टिसाइड्स का कोई उपयोग की जरूरत नहीं है। और जैसा कहा गया कई बार कि भाई वी आर व्हाट वी ईट, आप जो भी खाना खाएंगे, जो भी भोजन करेंगे, वही आपके ऊपर रिफ्लेक्ट करता है। तो हम अगर स्वच्छ सेफ फूड सेहत भी है उतनी ही सेफ रहेगी।
ये हमें समझने की जरूरत है। और किसान को ऊपर दोष देना जो है वो बहुत हो चुका। अब हम किसान भाइयों के साथ मिलकर एक ऐसा अभियान चलाएं जिसमें हम कि ये केमिकल से, पेस्टिसाइड से हम उस चक्कर से बाहर निकल आए। ये जो चक्रव्यूह चला ये कपास से शुरू हुआ। ये जो जिस चक्रव्यूह की मैं बात करना चाहता हूँ, कपास में सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ तो उसमें गैस बच गई उनके पास, एजेंट ऑरेंज, मॉन्सेंटो एक कंपनी है। अब उन्होंने कहा ये गैस बच गई, इसका कहाँ उपयोग करें, तो उनको समझ आया कि एग्रीकल्चर में उपयोग है, तो वो एग्रीकल्चर में उसका उपयोग शुरू हो गया। तो वो एग्रीकल्चर में जो उपयोग शुरू हुआ तो पहली कपास के ऊपर, कपास एक कमर्शियल क्रॉप है, उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल पेस्टिसाइड्स उपयोग होते हैं। आज देश में तकरीबन 50% जितने हम पेस्टिसाइड्स का उपयोग करते हैं वो सिर्फ कपास पे करते हैं। तो यानी कपास इतनी बड़ी इंडस्ट्री के लिए उपयोगी क्रॉप है कि अगर आज कपास के ऊपर हम उसका उपयोग बंद कर दें केमिकल्स का तो इंडस्ट्री ही कोलैप्स कर जाएगी। लेकिन कोशिश ये होती है कि भाई उसमें लोग, किसान जो हैं वो खूब उपयोग करें ताकि वो इंडस्ट्री जो है वो जीवित रह सके। तो हमने क्या किया, शुरू में किसानों ने, एक कीड़ा होता है बोलवॉर्म, सुंडी कहते हैं उसको, उसके लिए उन्होंने पहली जनरेशन केमिकल, यानी जो पहले, अब तो केमिकल वो ख़त्म हो गए, जो पहले ढूंढे गए, लाए गए, उस केमिकल का उपयोग शुरू किया। कीड़ा 3, 4, 5 साल में उसके खिलाफ रेजिस्टेंट हो गया, यानी उससे मरता नहीं उसकी दवाई से। तो फिर क्या हुआ, 3-4 साल इंतजार किया, किसान भी रोए, साइंटिस्टों ने काम किया, फिर सेकंड जनरेशन केमिकल आ गया, उससे भी सख्त, उससे भी नुकसानदायक केमिकल आया, फिर वो छिड़का गया कपास के ऊपर। तो 3-4 साल उसका असर हुआ, फिर कीड़ा जो है मजबूत हो गया और उसका रेजिस्टेंट हो गया। फिर तीसरी जनरेशन का केमिकल आया, उसने भी नुकसान किया। फिर चौथी जनरेशन का केमिकल आया, क्योंकि वो कीड़ा जो था वो रेजिस्टेंट होता गया। चौथी जनरेशन का केमिकल आया 1980 के दशक में, उसको हम कहते हैं सिंथेटिक पायरोथ्राइड्स। ये जब केमिकल भारत में आया तब भी हमने कहा बहुत जोर से कि इन केमिकल का उपयोग नहीं हमें करना चाहिए, इससे तकरीबन हर चीज़ मर जाती है, मोर भी मर जाएंगे आपके खेत में और सब जानवर भी मर जाते हैं, इसका उपयोग मत करिए। और 6-7 गुना महंगी भी थी। लेकिन वो वैज्ञानिकों ने और इंडस्ट्री ने मिलकर उसका जस्टिफाई किया कि इसके बगैर कोई चारा नहीं है। केमिकल आ गया, केमिकल साइपरमेथ्रिन वगैरह, जो ये केमिकल्स हैं, सिंथेटिक पैराथ्राइड्स हैं, इसका इस्तेमाल शुरू हो गया। इस्तेमाल शुरू हुआ, किसान भी खुश, वैज्ञानिक तो खुश होंगे ही। और 3-4 साल के बाद कीड़ा उसके खिलाफ भी रेजिस्टेंट हो गया। अब ये हालात हैं कि अगर आप कभी किसान के पास जाएं, खेत में जाएं, तो उसकी वो जो दवाई की बोतल है, अगर आप उसके अंदर ही कीड़ा डाल दो तो कीड़ा फिर भी नहीं मरता, इतना रेजिस्टेंट हो गया, इतना ताकतवर हो गया। लेकिन अब वो 4th जनरेशन के बाद अब उन्होंने क्या किया कि वो बायोलॉजिकल उसमें आ गए, जिसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड, आप सुनते हैं, बीटी कॉटन का उपयोग शुरू हो गया। पहली जनरेशन बीटी कॉटन आई तो कीड़ा मरा, कीड़ा कंट्रोल हुआ, कुछ दिन बाद वो भी रेजिस्टेंट हो गया उसके खिलाफ। अब BT2 आ रहा है, बोलगार्ड 2 भी आ चुका है मार्केट में। वही चक्कर देखिए, चक्रव्यूह का देखिए चक्कर, पहले उसमें था फर्स्ट जनरेशन, कीड़ा रेजिस्टेंट हो गया केमिकल में, फिर सेकंड जनरेशन कीड़ा रेजिस्टेंट हो गया, फिर थर्ड जनरेशन, चक्कर चला। अब वो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉस में भी वो चक्कर चलना शुरू हो गया है। अब पहली जनरेशन के खिलाफ तो कीड़ा रेजिस्टेंट हो गया, अब वो सेकंड जनरेशन BT2 आ गई है मार्केट में, बोलगार्ड 2 कहते हैं उसको, उसके अब उसका उपयोग हो रहा है। बोलगार्ड 2 के बाद क्या होगा, जब कीड़ा उसके खिलाफ भी रेजिस्टेंट हो जाएगा। मैं कई जगह कहता आया हूं कि अब साइंटिस्ट ने क्या किया है कि एक बिच्छू में, बिच्छू खतरनाक है, अब बीटी के बाद किसकी बारी आएगी, तो उन्होंने बिच्छू से जीन निकाला, वो उसने मक्की में डाल दिया। अब देखा कि वो जो जहर है, बड़ा सख्त जहर है, इसका उपयोग हो सकता है। अब वो मक्की से कपास में भी लेके आ जाएंगे, तो आपके पास शायद बिच्छू 1 आएगी वैरायटी, फिर बिच्छू 2 आएगी, फिर उसके बाद वैज्ञानिक सोचते हैं कि अब इसके ज़्यादा खतरनाक क्या हो सकता है, तो कोबरा 1 आएगा, फिर कोबरा 2 आएगा। ये जो चक्रव्यूह है ये कब तक चलेगा? और ये बोला जाता है कि इसके बगैर जो है खेती नहीं हो सकती। लेकिन बहुत से इस देश में ऐसे उदाहरण हैं जहां पर केमिकल्स के बगैर ही कपास की खेती होती है। और मजे की बात यह है कि जो देश में सबसे बड़ा उत्पादक है केमिकल पेस्टिसाइड्स का, जो हम सबके खिलाफ केस करते आए हैं आज तक, वो उन्हीं के भाई जो हैं वो सबसे बड़े एक्सपोर्टर भी हैं ऑर्गेनिक कॉटन के इस देश में। उनको उसका उपयोग समझ आता है, और एक भाई जो है वो जहर बनाते हैं और दूसरे भाई जो हैं वो ये जानते हैं कि जहर का कितना उपयोग जो है खराब होता है, और वो ऑर्गेनिक कॉटन को एक्सपोर्ट करते हैं। समझना हमें यह है कि इन सब का सोसाइटी के ऊपर, पर्यावरण के ऊपर, खेती के ऊपर कहाँ नुकसान हो रहा है और कैसे इससे हम बाहर निकल कर आए।
और ये सिर्फ इसी में नहीं है, आप सोचें कि कपास में है, जब बीटी का जब शुरुआत हुई, बीटी 1 आया जब कपास में, तब ये हमें बताया गया कि इससे उपयोग क्या होंगे, इससे कीड़ा मरेगा, तो उससे पेस्टिसाइड्स का उपयोग जो है कीटनाशकों का वो कम हो जाएगा। तो हमारे आम आदमी ने सोचा अगर ऐसी कोई फसल आती है जिसका उपयोग करने से कीटनाशकों का उपयोग कम हो जाएगा, केमिकल्स का, तो अच्छी बात है, उसको उपयोग करके देख लेते हैं। तो उपयोग किया गया, 2004 से वो शुरू हुआ भारत में। 2006 में एक सेंटर फॉर, जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च है, उन्हीं की स्टडी है। वो ये कहते हैं कि 2006 में 600 करोड़ रुपए का पेस्टिसाइड, केमिकल पेस्टिसाइड्स का उपयोग हुआ कपास के ऊपर। अब कायदे से मैंने पहले कहा कि 50% देश में सिर्फ पेस्टिसाइड जो है कपास के ऊपर उपयोग होता है, तो अगर बीटी कपास आ गई है तो बीटी कपास से उपयोग कम होना चाहिए। लेकिन 2008 में वो बढ़कर 800 करोड़ का हो गया, 600 करोड़ से, यानी किसान को महंगा बीज भी मिला, उसको ये बताया भी गया कि आपका जो कीटनाशक का उपयोग है वो कम हो जाएगा, लेकिन असल में उसका कीटनाशक का उपयोग भी ज़्यादा हो गया, और वो भी, और नए कीड़े भी आ गए। कीड़ों का भी एक चक्र होता है, कीड़े जो हैं अपने एक इक्विलिब्रियम में ऑपरेट करते हैं। कपास की अगर हम बात करें तो जो सुंडी जिसकी हम बात करते हैं, ये अमेरिकन सुंडी कहते हैं बहुत सारे किसान भाई, वो सुंडी के उसी खेत के अंदर 27 दुश्मन होते हैं, उसी खेत के अंदर। लेकिन जब आप छिड़काव शुरू करते हैं तो वो 27 पहले मर जाते हैं, वो सुंडी बच जाती है। तो जब आपके जो शत्रु वाले जो कीड़े हैं वो मर गए तो आपका मैदान तो खाली हो गया। और यही एक कारण है कि वो जो कीड़ा है वो मजबूत होता जा रहा है जनरेशन बाय जनरेशन, क्योंकि उसके जो असली जो कीड़े उसको खाते थे वो तो मर गए। और यही देखा हमने बहुत सारे देश में, बहुत जगह पर ये एक्सपेरिमेंट किए गए हैं कि 2 तरह के कीड़े होते हैं। एक तो ठीक है, आप हमारे एक साथी ने वहाँ कहा भी था एक शो पे कि एक कीड़ा होता है वेजिटेरियन, एक कीड़ा होता है नॉन वेजिटेरियन। एक कीड़ा है जो पत्ते और फलों को खाता है, दूसरा कीड़ा है जो कीड़ों को खाता है। तो जो कीड़ों को खाते हैं वो कीड़े जो हैं वो मित्र हैं, बहुत सारे उसमें मित्र हैं, और वो उन कीड़ों को खाते हैं जो हमें नुकसान कर रहे हैं। लेकिन उनको पहले मार दिया जाता है ताकि वो जो जिस कीड़े की हमें फिक्र है वो उसमें हम उसको कंट्रोल कर सकें केमिकल पेस्टिसाइड से। और वो केमिकल पेस्टिसाइड्स का आजकल इतना व्यापक उपयोग हो गया कि अब तो किसान जो हैं वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मैंने तो 30 स्प्रेज भी देखे हैं कपास के ऊपर। और उसके अलावा किसान जो है कॉकटेल यूज़ करते हैं। कॉकटेल सिर्फ दारू की नहीं होती है, कॉकटेल मतलब है कि जितने भी उनको केमिकल्स नज़र आते हैं वो सब मिला दिए जाते हैं, उसकी कॉकटेल बना दी और उसका भी फिर उपयोग करते हैं। आप ये देखिए कि जो इतनी सब केमिकल्स का उपयोग होगा तो कीड़ा कितनी हिम्मत, और वो जनरेशन बाय जनरेशन जितना मजबूत होता जाएगा, यानी एक से ऐसी आ जाएगी कि कोई चीज़ उसको मार नहीं पाएगी। और यही हाल जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों का भी हो रहा है। जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें जो अमेरिका में हैं, अभी भारत में इतना उसका शुरुआत नहीं हुई है, सिर्फ एक ही फसल है हमारे पास बीटी कॉटन, लेकिन अमेरिका में देखें तो बहुत से राज्यों में कीड़े तो पहले रेजिस्टेंट हो ही गए उसके खिलाफ, यानी उसके कंट्रोल नहीं होते। अब तो जो खरपतवार होते हैं वो भी नहीं मरते उसके करके। इसको हम कहते हैं सुपर वीड्स का फिनोमेना शुरू हो गया है। और वो एक तो उनका प्रदेश ऐसा है जिसमें कि तकरीबन 80% 90% एरिया जो है वो ऐसे खरपतवारों से कवर हो गया है जिसमें किसी चीज़ का उपयोग भी है उससे कंट्रोल नहीं होता। तो ये आप अगर प्रकृति के साथ खिलवाड़ करेंगे तो ये होता जाएगा, और ऐसी एक स्टेज आएगी जबकि हम जिन चीज़ों का कंट्रोल करना चाहते हैं वो ही हम पर इतनी हावी हो जाएंगी कि हमारी खाद्य सुरक्षा जो है और किसान की जो दुर्गति है वो और ज़्यादा उससे हो जाएगी। ये सिचुएशन अगर आज दुनिया में है तो क्या भाई और बहनों हम उससे निकल नहीं सकते? जब तक आप और हम सचेत नहीं होंगे कि हमें कीटनाशक युक्त कोई भी चीज़ नहीं खानी है, तब तक उसका जो एक प्रेशर बनता है सोसाइटी में वो नहीं बनेगा। तो उसमें आपका भी दोष है क्योंकि आप एक्सेप्ट कर लेते हो। और हम सब का मिलकर अगर हम लोग अपनी आवाज़ उठाएं कि हमें कीटनाशक युक्त भोजन के या खाद्यान्न जो भी हैं वो नहीं इस्तेमाल करने हैं, तो उसका एक फ़ायदा होगा। और जब से ये शो हुआ है टेलीविज़न पर, और उससे पहले भी मैंने देखा बहुत जगह पर, अब लोग इतने अवेयर हो गए हैं कि उन्होंने सेफ फूड करके बहुत सी संस्थाएं बहुत जगह बन रही हैं, लोग इकट्ठे हो रहे हैं इस बात पे किस तरीके से हम सब मिलकर इस चीज़ का मुकाबला कर पाएँ। तो ये हम सब का भी एक दायित्व है। हमें भी चाहिए कि जहाँ जहाँ ये ग्रुप्स बन चुके हैं
या सिविल सोसाइटी के ग्रुप्स बन चुके हैं, उसमें हम लोग भी इसमें शरीक हों, हम लोग भी अपना उसमें योगदान दें। कुछ नहीं होता अगर आप एक पोस्टर भी अपने घर में लगा दें या अपने पड़ोस में लगा दें, ये तो आप कर सकते हैं। और ये बहुत सी संस्थाएं ऐसी होंगी जो आपकी मदद करना चाहेंगी इस बारे में, अगर आप आगे आते हैं। स्वामी जी ने पहले कहा था कि बीटी ब्रिंजल का, जब बीटी बैंगन का जब अभियान शुरू हुआ था, जब बीटी बैंगन का जब हमने अभियान शुरू किया इस देश में, बीटी बैंगन का हमें मालूम था अभी बहुत दूर आने, उसके दिन लगेंगे आने में भारत में। हम तीन, आपको विश्वास नहीं होगा कि 3 लोगों ने बैठकर केरल के एक छोटी सी जगह पर हमने ये तय किया कि हम देश में एक अभियान चलाएंगे, लोगों को अवगत कराएंगे कि बीटी बैंगन से आपको क्या नुकसान होते हैं। बीटी कपास तो आप ये सोचते हैं किसान का हेडेक है, मेरा नहीं है। ये बहुत दुर्भाग्य है, ये हम मान के चलते हैं किसान हमारा भाई नहीं है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, किसान भुगते जो उसको भुगतना है। लेकिन बीटी बैंगन तो आप ही खाएंगे, ये सोचकर हमने कहा कि हम आपके ऊपर एक अवेयरनेस कैंपेन चलाएंगे, आपके ऊपर फोकस करेंगे। हमें 4 साल लगे, छोटी लड़ाई नहीं थी, 4 साल लगे हमें देशव्यापी एक आवाज़ खड़ा करने के लिए, एक मूवमेंट खड़े करने के लिए, जिसमें हर किस्म के लोग थे, गृहिणियों से लेकर, डॉक्टरों से लेकर, स्टूडेंट से लेकर, किसानों से लेकर, हमने सबको जोड़ा। और तो और हमारे पास स्वामी रामदेव जी का आशीर्वाद भी था, श्री श्री रविशंकर जी का भी आशीर्वाद था, और उसकी बहुत हमें, उस चीज़ की हमें बहुत ताकत मिली उनसे। और वो सब होने के बावजूद, उसमें फिल्म स्टार्स भी हम लोगों ने जोड़े, और वो सब कुछ होने के बाद ये हुआ कि देश में 7 जगह पर जयराम रमेश जो उस टाइम मंत्री थे पर्यावरण के, उन्होंने कहा कि मैं इसका कंसल्टेशंस करूंगा 7 जगह पर। हमने भी कुछ कोशिश की कि जो लोग उस कंसल्टेशन में जाएं, उस बैठक में जाएं, उनको हम थोड़ा बताएं, तैयारी करें। इसमें कोई शक नहीं है, हमने भी कोशिश की थी, इंडस्ट्री ने भी कोशिश की, क्योंकि इंडस्ट्री का भी इंटरेस्ट था। उन लोगों ने भी लोग तैयार किए, उनके पास तो आप जानते हैं रिसोर्स की कमी नहीं है। उसके बावजूद भी क्या हुआ, जब हम उसमें जाते थे गोष्ठियों, उसमें कंसल्टेशंस में, तो हमने हर जगह पाया कि जनता इतनी आती थी उसके अंदर, और इतने जोर से अपनी आवाज़ उठाती थी कि कृषि अपने पर्यावरण मंत्री साहब जो थे इस बात को इग्नोर नहीं कर पाए। 7 जगह पर लोगों का एक वर्डिक्ट था कि हमें बीटी ब्रिंजल नहीं चाहिए। ये हुआ इस देश में, और उसका रिजल्ट ये हुआ कि भारत ने उसके ऊपर बैन लगा दिया, मोराटोरियम लगा दिया, वो अभी तक उठा नहीं है। यानी हमारे देश में बीटी ब्रिंजल अभी मार्केट में नहीं आ सकता। वो तभी हुआ क्योंकि आप लोग सब खड़े हुए, आप लोगों ने अपनी आवाज़ बुलंद की, और उसका हमने एक सामने आपके, और ये मेरे ख्याल से पिछले 40-50 साल अगर आप देख लें इस देश के इतिहास में, तो ये पहला सक्सेसफुल कैंपेन था इस देश का। और इतने कैंपेन हुए हैं इस देश में, लेकिन ये पहला कैंपेन था जो हो पाया। वो इसलिए हो पाया क्योंकि आम जनता जब समझ जाती है कि इसके नुकसान होते हैं, तब जागरूकता आती है, और जागरूकता आने से सरकार को भी उस बात को समझना पड़ता है। तो अगर हम ये समझेंगे कि पेस्टिसाइड्स का क्या नुकसान है, इसका क्या, हम लोगों को इसका क्या, जानते हुए कि इसके क्या क्या दुष्परिणाम हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं और अपनी आवाज़ को कैसे बुलंद कर सकते हैं, तो मेरा मानना है कि ये भी जो है, किसान भी मजबूर हो जाएंगे एक स्टेज पर कि इसका उपयोग बंद करें, सरकार तो मजबूर होगी, और इंडस्ट्री को यहाँ से जाना पड़ेगा। आप इंडस्ट्री का फिक्र मत करिए, वो आज अगर पेस्टिसाइड बना रही है तो कल वो कुछ और बनाना शुरू कर देगी, उनका कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन नुकसान तो आप और हमारा हो रहा है। अब ये जो केमिकल पेस्टिसाइड्स का उपयोग इस दुनिया में चल रहा है, उसके बहुत से एग्जाम्पल, अभी एक नया केमिकल आ गया है, उसका भारत में उसका उपयोग हो रहा है ज़्यादा, अब वीडीसाइड है वो, यानी खरपतवार है वो जो पेस्टिसाइड उसका नाम है राउंडअप रेडी, वो मॉन्सेंटो का है। एक मॉन्सेंटो बड़ी कंपनी है, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। वो कंपनी क्लेम करती है कि ये इतना सेफ है जितना कि नमक सेफ है। जहर को भी क्लेम करते हैं कि इतना सेफ है जितना कि नमक सेफ है। और अर्जेंटीना में यह पाया गया है कि उसके कारगर के व्यापक स्तर पर बर्थ डिफेक्ट्स, अम्बिलिकल कॉर्ड में डिफेक्ट्स, प्लेसेंटा में डिफेक्ट्स इतने भयंकर रूप से हो रहे हैं, और जिस साइंटिस्ट ने इसको एक्सपोज किया उसी को निकाल दिया गया, उसी के पीछे आज सारी सरकार पड़ी है। ये बहुत दुर्भाग्य है कि जो वैज्ञानिक भी खड़े होते हैं या जो लोग भी खड़े होते हैं इन चीज़ों के खिलाफ, उनको एक तरह का पूरा एक गिरोह की तरह से हम उनको घेरते हैं, उनको नौकरियों से निकाल देते हैं, उनके जीना जो है वो बड़ा मुश्किल कर देते हैं। तो ये वहाँ भी हो रहा है। तो ये राउंडअप रेडी केमिकल हमारे देश में अब ये लाया जा रहा है, क्योंकि हमारे देश में माना जाता है कि हमारे अब मजदूर जो हैं वो मिलते नहीं हैं खेती में।
तो इसलिए कहा जा रहा है कि अब जब गुडाई करने के लिए मजदूर नहीं है तो राउंड अप रेडी छिड़का जाए। राउंड अप रेडी छिड़का जाएगा तो मैंने आपको बता दिया, उसके दुष्परिणाम आपके सामने हैं। और ये वो केमिकल है जिसको कंपनी कहती है कि उतना सेफ है जितना कि सॉल्ट के सेफ है, नमक सेफ है। हरित क्रांति के जिन्होंने शुरू किया थी हरित क्रांति दुनिया में, उनका नाम था डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग जो थे वो नोबेल प्राइज से उनको बाद में, और दुनिया में जो हरित क्रांति हुई उसका कर्णधाता जो है वही थे। उन्होंने के साथ मुझे याद है एक बार जब मैं पत्रकार था 20 साल पहले, तो मैंने एक बार उनकी इंटरव्यू की थी। तो मैंने उनसे पूछा कि पेस्टिसाइड्स इतने नुकसानदायक हैं, आप उसका उपयोग क्यों रिकमेंड करते हो? तो उनका जवाब ये छपा है इंडियन एक्सप्रेस में। उन्होंने कहा था कि पेस्टिसाइड्स आर लाइक मेडिसिन्स, और अगर आप इसको मेडिसिन की तरह उपयोग करेंगे तो इससे कोई नुकसान नहीं होगा। मैंने कहा अगर ये सच है तो एक किताब आई थी उस समय, साइलेंट स्प्रिंग, आप में से पता नहीं कभी किसने पढ़ी है। एक महिला ने, रेचल कार्लसन करके एक महिला थी, उसने एक किताब, अब तो वो है नहीं, उन्होंने किताब लिख दी साइलेंट स्प्रिंग कि पेस्टिसाइड से कैसे पूरे पर्यावरण पे नुकसान होता है, पक्षियों पर, तितलियों पर, वो सारे उन्होंने बड़े सुंदरता से उसका विवरण दिया। पहली बार किसने हिम्मत की थी किताब लिखने का? साइलेंट स्प्रिंग। तो मैंने कहा ये जो किताब आई है जिसकी आज दुनिया भर में चर्चा हो रही है, तो ये क्या है? तो वो कहते हैं ये लोग वो हैं जो कि दुश्मन है सोसाइटी के, ये उन्होंने कहा था मुझे। और आज देखिए सोसाइटी उसी बात पे आ गई है जिसको हम दुश्मन कहते थे। आज सारी सोसाइटी ये मानती है कि ये जो केमिकल्स हैं ये हार्मफुल हैं, इनको हटाया जाए। भारत में हमारे कुछ साथियों ने 2002 में पार्लियामेंट में एक सवाल करवाया कि भारत में कितने केमिकल पेस्टिसाइड्स ऐसे हैं जो बाहर के देशों में बैंड हैं, हमारे देश में उपयोग हो रहा है। 2002 में हमें जवाब मिलता है 32 केमिकल जो थे वो बाहर के देशों में बैंड थे, हमारे देश में उसका उपयोग हो रहा था। 2010 में फिर हमने ये सवाल पार्लियामेंट में करवाया, तब जवाब मिलता है कि अब ये 67 हो गए। तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि जो दुनिया में जब हम उसको निकालते जा रहे हैं, उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, वो सारे जो केमिकल्स हैं वो भारत में लाए जा रहे हैं, यहाँ उसका उपयोग हो रहा है। क्योंकि हम दुनिया का सबसे बड़ा डस्टबिन अगर दुनिया में है तो वो भारत है। कोई भी चीज़ ले आओ, ये कह दो कि विदेश से आई है, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। डंपिंग सेंटर। बिल्कुल जी। और ये एक और छोटा सा मैं उदाहरण दूंगा समझाने के लिए कि आजकल एक फैशन है ये वॉशिंगटन एप्पल का, ये फैशन है आजकल तो, और पिछले कई सालों से उसका इंपोर्ट है किस टाइम पे बढ़ता है भारत में? दिवाली के टाइम पर। दिवाली में गिफ्ट देने की प्रथा है, उस टाइम पर लोग उसको इंपोर्ट करते थे वॉशिंगटन एप्पल्स को। और उसका एक लंदन में एक ऑर्गेनाइजेशन, उसका नाम है कैबी। कैबी ने एक स्टडी की है कि हर वॉशिंगटन एप्पल के अंदर 106 डिजीजेज होती हैं, जिसमें से 90 डिजीजेज ऐसी हैं जो भारत में नहीं पाई जाती। उनका हम इंपोर्ट करते हैं, बड़े खुश होते हैं और सबको, मित्रों को भी खिलाते हैं क्योंकि वॉशिंगटन एप्पल है ये। दुर्भाग्य की बात यह है कि हम तो जिसका उपयोग करते हैं वो अमेरिका में ही नहीं खाया जाता। अमेरिका में वो चाइना के एप्पल खाते हैं और भारत में हम वॉशिंगटन के एप्पल खाते हैं जो वहां कोई नहीं खाता। और मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि अगर यही एप्पल हम वापिस भेज दें अमेरिका में तो अमेरिका उसको रिजेक्ट कर देगा। लेकिन क्योंकि वो अमेरिका से आता है तो हम सब बड़े खुश हैं। अमेरिका से जो भी आया, जैसे स्वामी जी ने पहले कहा आपको, केंचुओं की बात उन्होंने की थी। जब मैं स्टूडेंट था मैं सोचा करता था ये केंचुओं की हम बात क्यों नहीं करते। जब हम फर्टिलाइजर डालते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर, तो केंचुओं को तो मरना ही मरना है। 4 घंटे के अंदर केंचुआ मर जाएगा अगर आपने केमिकल फर्टिलाइजर डाला, क्योंकि उसका सॉइल का पीएच इतना बढ़ जाता है कि केंचुओं को मरना पड़ता है। लेकिन केंचुओं का उपयोग तो सब जानते हैं। तो क्या कारण था ये कि केंचुओं को जानते हुए भी हमने इग्नोर किया? कारण ये मुझे पता चला 2-3 साल पहले एक खबर छपी कि अमेरिका के जो खेत थे उनमें केंचुआ था ही नहीं। और वो केंचुआ नहीं था तो उन्होंने अफ्रीका से केंचुआ इंपोर्ट किया, जो वहां जाके एक हेडेक बन गया, न्यूसेंस बन गया, एक बीमारी बन गई वहां पर, क्योंकि उनकी सॉइल में वो केंचुआ नहीं रह सकता। आप उनके
पार्क को छोड़ दीजिए, गार्डन वो जो होते हैं येलो स्टोन पार्क और ये, उसमें तो केंचुआ मिलता है आपको, लेकिन खेत में केंचुआ नहीं मिलता, क्योंकि एक तो टेम्परेचर सॉइल का जानते हैं आप, उनका बहुत नीचे जाता है, उसमें केंचुआ नहीं पनप सकता, और दूसरा है कि बर्फ वहाँ बहुत दिन रहती है ऊपर 2-2, 3-3, 4-4 फुट, उसके नीचे भी केंचुआ नहीं पन सकता। पर्यावरण चाहिए केंचुओं को भी, लेकिन हमारे देश में तो केंचुआ था, हमारे देश में पर्यावरण था उसके लिए, लेकिन हमने उसको केंचुए को पहले डिस्ट्रॉय कर दिया। किसी ने नहीं पूछा ये सवाल कि केंचुए का उपयोग है कि नहीं। आज 40-45 साल बाद हम वर्मी कंपोस्ट लेके आए हैं जो कि केंचुओं की खाद है। अब हमें समझ आता है कि वो हमारा उसका उपयोग है। तो पहले हमने अपने उसको मारा, क्योंकि हमें जो बाहर से हमने साइंस ली उसमें, क्योंकि उनके वहाँ केंचुआ नहीं था, तो हमारे वैज्ञानिकों ने भी केंचुए की बात नहीं की। और यही एक कारण है, आप देखिए जितनी भी हम एग्रीकल्चर में जो भी तकनीक लेके आते हैं वो बाहर से लेके आते हैं। देश में जो भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन भारत में नहीं है, वो अमेरिका में ही है। चाहे वो हमारे प्रधानमंत्री जब बात करते हैं, अब वो रूपी नीचे जाए या रूपी ऊपर जाए या जीडीपी नीचे जाए, सबके सब सोल्यूशन जो है वो अमेरिका में है। आप देख लीजिए, कभी भी देख लीजिए, वो वही चीज़ें लेके आते हैं जो अमेरिका में बात होती है। मैं अक्सर ये बात बोलता हूँ, एक एफडीआई रिटेल की बात भी आप समझते हैं। ये आजकल आ रहा है कि बड़ा रिटेल आएगा, बिग रिटेल आएगा, वॉलमार्ट कंपनी है वो भारत में आएगी तो बड़ी तरक्की होगी। आजकल सरकार लगी हुई है इस पर, बहुत जोर पड़ा हुआ सरकार के ऊपर कि उसको लाया जाए, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जब भी भारत में आए उनका जोर ये था, क्योंकि उनकी इकॉनमी बड़ी आजकल उसमें है, डोलड्रम्स में है, तो वो अपनी इकॉनमी को बेल आउट करने के लिए वो चाहते हैं कि भारत में ये इंडस्ट्री आए, ये वॉलमार्ट्स आए, टेस्को आए, ताकि उनकी इकॉनमी जो है वो बढ़े। तो कहने का मतलब ये है कि अमेरिका के राष्ट्रपति तो जानते हैं कि उनकी इकॉनमी के लिए, उनके देश के लिए क्या अच्छा है। हमारे प्रधानमंत्री भी जानते हैं कि अमेरिका के लिए क्या अच्छा है। और यही एक समझने की जरूरत है कि हमारी सब नीतियां जो हैं वहीं से आती हैं, उनके फायदे के लिए। हम नहीं देखते कि हमारे पास क्या है। हम इसी के लिए आपको आज हमने कोशिश की कि आपको ये सारा जो विवरण दें पेस्टिसाइड्स का, केमिकल पेस्टिसाइड्स का, सिर्फ आज पेस्टिसाइड्स पे फोकस करेंगे, और उसके बाद फिर हम आपको ये भी बताने के कष्ट करेंगे कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ से, जैसे कि किसानों भाइयों को केमिकल पेस्टिसाइड से निकाला जाए, उसके उपयोग करने से बचाया जाए, और उसकी जगह पे हम वो चीज़ लेके आएँ जो आप और हम अपने लोकल एरिया के कंजम्पशन से, अपने आसपास की चीज़ों से मिलाकर उसको बना सकते हैं। उसका उपयोग करने से कीड़े भी कंट्रोल होते हैं, फंगस भी कंट्रोल होती हैं, बैक्टीरियाज भी कंट्रोल होते हैं। इन सब चीज़ों का जो उपयोग है वो हम अभी आपको, मेरे साथी कुछ बताएंगे आपको कि हम कैसे पतंजलि में करते हैं। और हम चाहेंगे कि सारे देश में जो भी इस बात को सुन रहे हैं वो भी आगे आएँ, इस बात को लें, और हमें भी बताएं कुछ अगर और तरीके भी हैं हम उसको भी लेना चाहेंगे। बहुत तरीके हैं, हम जानते हैं, आस्ते आस्ते करके उसके ऊपर, क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स हैं, रिसर्च है, इसमें समय लगता है, लेकिन हम जो हमारे पास जो पक्का, जिसके हम अभी उसके साथ कह सकते हैं कॉन्फिडेंस के साथ कि हमारे पास ये जो रिजल्ट्स हैं बड़े ठीक हैं, वो हम आपके सामने अभी पेश करेंगे। लेकिन कहने का मतलब ये है कि हमें ये सबको मानना है, इस बात को, ये एक आपके जहन में आ जाना चाहिए कि पेस्टिसाइड्स जो हैं वो हानिकारक आपके लिए तो हैं ही हैं, आपकी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी है। आप ये मत सोचिए कि अगर आप बीमारी से बच गए तो उनको नहीं हो सकता, उनको भी हो सकता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया बहुत सी आज स्टडीज़ ऐसी हो चुकी हैं दुनिया में जिससे हो सकता है ये पास ऑन होती हैं, ये पेस्टिसाइड्स के जो डिफेक्ट्स होते हैं। और अंत में सिर्फ जाते जाते हैं कि इसके बाद कुछ समाधान है। मैंने आपसे पहले शुरुआत में कही थी, नीम, मैंने आपके सामने एक उदाहरण रखा था। नीम ही नहीं है, इस देश में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका हम अगर उपयोग करना शुरू कर दें, या उसको हम एक साइंटिफिक तरीके से एवेल्यूएट करना भी शुरू कर दें, तो हमें उन चीज़ों का जो भी आपको जिसकी दिक्कत आ रही है कीड़ों की, उसका कंट्रोल हम कर सकते हैं। देश में ये पूछा जाता है कि साहब किसान मर जाएगा अगर पेस्टिसाइड का उपयोग नहीं करेगा, क्योंकि कीड़ों का अटैक बढ़ जाएगा। तो फिर जब ये पैदावार भी कम हो जाएगी, तो फिर आप किस बात की बात कर रहे हैं? आप तो सिर्फ रोमांटिसाइज कर रहे हैं इस बात को। और मैंने उसका उदाहरण दिया कि अगर एक गांव की हम बात करें तो आप कहते हैं कि हम रोमांटिसाइज कर रहे हैं, हम तो ये जो एक गांव में हो रहा है वो सारे देश में नहीं हो सकता। लेकिन आंध्र प्रदेश में कुछ साल पहले, 7-8 साल पहले, एक गांव है, उसका नाम है पन्नुकुला। ये खम्मम जिले में है। इस जिले के बुजुर्गों ने एक दिन तय किया, सोचा कि बहुत हो गया, हमने सब कीटनाशक लगा लिए, आत्महत्याएं हो रही हैं, लोग कैंसर से पीड़ित हैं, ये सब बातें हुई। स्वामी जी ने बठिंडे की बात की। बठिंडा से एक गाड़ी चलती है बीकानेर में, उसका नाम ही कैंसर ट्रेन है, वो कैंसर पेशेंट को लेके जाती है। इसके बारे में बहुत खबर आ चुकी है। लेकिन अब एक और चीज़ शुरू हो गई है। ये तो ट्रेन थी जिसका नाम कैंसर ट्रेन था, अब वहाँ से कैंसर जीपें भी चलती हैं। जीपें जो है 5-6 लोगों को लेके जाती हैं, उसका नाम कैंसर जीप हो गया। तो यानी देखिए कितना प्रकोप जो है कैंसर का वहाँ बढ़ता जा रहा है सारे देश में। तो उस आंध्र प्रदेश में पन्नुकुला के जो बुजुर्ग थे, उन्होंने ये तय किया कि हम
कीटनाशकों का उपयोग बंद कर देंगे। तो उन्होंने कीटनाशकों का उपयोग बंद कर दिया। ये एक गांव की बात कर रहा हूँ। और उन्होंने साथ में, जैसे मैंने कहा, नीम का उपयोग या बाकी जो चीज़ों का उपयोग होता है बायोलॉजिकल, वो उन्होंने साथ साथ में शुरू कर दिया। 3 साल के अंदर वो इतना मैसेज फैल गया आसपास में कि लोगों ने उसको अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। 6 साल के अंदर, 6 साल की बात कर रहा हूँ, 6 साल के अंदर 35 लाख एकड़ में वो फैल गया। 35 लाख एकड़ में आंध्र प्रदेश में 23 जिले हैं, उसमें से 21 जिलों में, या एक जिले में, ऐसा नहीं कि एक ही जिला है, ऐसा पूरा अलग अलग जिलों में खेती हो रही है। और उसमें 35 लाख एकड़ में कोई भी केमिकल पेस्टिसाइड का उपयोग नहीं होता। जो किसान, जो वैज्ञानिक हमारे कहते हैं किसानों के बारे में कि साहब ये तो किसान मर जाएगा, कीड़ा बहुत ज़्यादा अटैक करेगा, वहाँ कुछ भी नहीं हुआ। अगर ऐसा होता तो वो किसान मर गए होते। लेकिन हुआ ये कि एक तो कीड़ों का प्रकोप भी कम हो गया। जब आप केमिकल पेस्टिसाइड का उपयोग कम करते हैं तो आप इक्विलिब्रियम मेंटेन करते हैं उसमें कीड़ों का। उसके करके क्या हुआ कि जो, जैसे मैंने पहले कहा कि जो वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन कीड़े अपने एक्टिव हो गए और उन्होंने एक दूसरे का जो करना था वो किया, और उसका रिजल्ट ये हुआ कि कीड़ों का प्रकोप कम हो गया। कीड़ों का प्रकोप कम हो गया तो केमिकल पेस्टिसाइड तो पहले खत्म कर दिया था उन्होंने, और उसका ये हुआ कि जब उनकी बीमारियां भी कम होगी जब पेस्टिसाइड नहीं छिड़के। तो ये भी आंकलन है उसका कि 40% उन किसानों का जो खर्चा होता था इसके ऊपर, 40% जो टोटल इनकम है उसके, टोटल जो एक्सपेंसेस थे, वो सिर्फ दवाइयों पे जाते थे। अब वो दवाइयों पे नहीं जाते हैं क्योंकि उनको बीमारियां नहीं हो रही हैं, तो उनका 40% खर्चा तो वो कम हो गया। पर्यावरण साफ हो गया, पानी साफ हो गया, कीड़े नहीं रहे। अब इसमें किसी को दिक्कत है? और आत्महत्याएं भी, जो किसान, आंध्र प्रदेश भी एक हॉटस्पॉट था आत्महत्याओं के लिए। इस 35 लाख एकड़ में आत्महत्याएं भी एक भी नहीं हुई पिछले 7-8 सालों में। तो इसका मतलब रास्ता है हमारे पास। और ये जो किसान थे, इन्होंने क्या किया, इनको बाद में लगा कि अगर हम पेस्टिसाइड रोक सकते हैं, उन्होंने फर्टिलाइजर का उपयोग भी बंद कर दिया। आपको हैरानगी होगी जान के कि तकरीबन 20 लाख एकड़ में आंध्र प्रदेश में अब वो केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग भी बंद कर दिया, उन्होंने उसका भी उपयोग नहीं करते। पैदावार में कहीं कमी नहीं हुई, पैदावार उनकी आस्ते आस्ते बढ़ती जा रही है। और अब तो सरकार ने उस प्रोग्राम को ले लिया, और सरकार का यह मानना है कि हम 2013-2014 में तकरीबन 100 लाख एकड़ में इसको फैला देंगे। तो अगर ये 100 लाख एकड़ में हो सकता है, तो मेरा मानना कि 1 लाख एकड़ में भी हो सकता है। क्यों ना हम इसको सारे देश में फैलाएं। और यही स्वामी जी का आह्वान रहा है कि हम एक विष मुक्त खेती का अभियान जो है सारे देश में अब एक कॉल करेंगे स्वामी जी के आशीर्वाद से, ताकि सारे देश में अब किसान जो हैं वो इस विष का, इस केमिकल का उपयोग करना बंद कर दें। और मुझे लगता है उसमें आपकी भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि अगर आप अपनी आवाज़ उठाएंगे तभी किसान जो है वो दोनों बातें सुनेगा और उसको भी एक समझ आएगा कि इसका उपयोग जो है क्यों इसका हानिकारक है। पंजाब में ऐसे बहुत से गांव हैं, जब वहाँ जाते हैं तो आप देखते हैं कि जितना वो जहर आपकी फसलों के लिए छिड़कते हैं, चाहे वो गेहूँ हो, धान हो, जो भी हो, वो अपनी जो पैदावार है उसको एक अलग कोने में एक खेत में रखते हैं, उसमें कुछ नहीं छिड़कते। वो जानते हैं कि हमारे लिए नुकसानदायक है, लेकिन मार्केट के लिए, बाजार के लिए वो खूब छिड़कते हैं ताकि वो कीड़ा जो कंट्रोल में हो, उनको पैदावार ज़्यादा मिल पाए। वैज्ञानिक कहते हैं कि साहब इसके बगैर गुजारा नहीं है। मैं आज एक बात कह के ख़त्म करूँगा। सबसे बड़ा धान का जो सेंटर है वो है फिलीपींस में, उसका नाम है इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये फिलीपींस में है। इस फिलीपींस इंस्टीट्यूट की एक स्टडी आई है। ये वैज्ञानिक है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वैज्ञानिक कह रहे हैं। वो स्टडी ये कहती है, उनके एक डायरेक्टर जनरल थे, मेरे दोस्त थे रॉबर्ट कैंट्रेल, उन्होंने ये स्टडी का लाए थे पब्लिकली और उन्होंने खुद माना इस बात को। और इरी इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट खुद ये कहता है कि इट वॉज ए मिस्टेक टू यूज केमिकल पेस्टिसाइड्स ऑन राइस इन एशिया। यानी एक गलती थी कि हमने धान के ऊपर केमिकल पेस्टिसाइड्स का उपयोग किया। 35-40 साल रिसर्च करने के बाद, इंस्टीट्यूट बनने के बाद, अगर वो इंस्टीट्यूट मानता है कि हमने गलती की, और उन्होंने ये भी कहा कि वियतनाम में, बांग्लादेश में, भारत में और भी कई देशों में किसान ज़्यादा पैदावार ले रहे हैं बगैर कीटनाशक का उपयोग किए हुए, तो हमें किसानों से सीखना है। ये साइंटिस्टों ने, वैज्ञानिकों ने कहा है इस बात को। इसका मतलब साफ है कि इस बात का आगे
प्रचलन होने की जरूरत है। लेकिन आप देखिए, इस बात को 5-7 साल हो चुके, कोई वैज्ञानिक, कोई इंस्टीट्यूट इसकी बात नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि इससे इंडस्ट्री को नुकसान होता है। अगर आप उसका बंद करेंगे उपयोग पेस्टिसाइड्स का, तो सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होगा? जो उसका उद्योग है। और उद्योग का इतना दबदबाव है आज कि वो कोई भी पॉलिसी जो है उसको, जो भी पॉलिसी उनके खिलाफ जाती है उसके खिलाफ वो प्रेशर है उनका। मेरा ये मानना है कि अगर इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कह सकता है, और उसने कह दिया है ये जोर से कि भाई राइस के अंदर, सिर्फ धान की हम एक बात कर लें तो धान के अंदर कीटनाशकों, केमिकल पेस्टिसाइड्स की बिल्कुल जरूरत नहीं है, तो मुझे लगता है कि ये अभियान हम भारत में लेके आगे चल सकते हैं कि कैसे हम धान के ऊपर शुरुआत करें कि हम उसमें पेस्टिसाइड्स का उपयोग बंद कर दें। और ये उन्हीं की स्टडी को हम अगर आगे उसके हम कॉन्फिडेंस में मानते हैं कि ये इस बात में कुछ दम है, और अगर हम ये भारत में इसको लेके चलते हैं, तो मेरा मानना है कि कम से कम 25% पेस्टिसाइड्स का उपयोग देश में बंद हो जाएगा। और वो जो धान है वो आप और हम खाते हैं, और वो धान का उपयोग जो है इसलिए ज़रूरी है। तो आप सबको भी ये बातों पर सचेत रहना है। आप भी डिमांड करें कि साहब ये क्यों नहीं हम धान के ऊपर पेस्टिसाइड का उपयोग बंद करते हैं, तभी जो है सरकार की आंखें खुलेंगी। तो इसलिए मैं आपसे चाहता हूं कि आप लोग सबका जो है इसमें रोल है, ये मत सोचिए कि किसान का रोल है या वैज्ञानिकों का रोल है, आप सबका भी है। कम से कम हम धान से शुरुआत तो करें। तो वही एक्सपेरिमेंट हम पतंजलि में भी एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, जिसमें हम इस साल धान की जो खेती होगी उसमें हम एक कदम आगे जा रहे हैं। हमारे पास ऐसे धान थे इस देश में जिनको हम मेडिसिनल राइस कहते थे, यानी वो मेडिसिनल औषधीय योग्य जो धान थे। उसका मतलब ये हुआ कि अगर आप उस धान को खाते हैं तो हर धान की अलग अलग क्वालिटीज थी। नहीं, औषधि नहीं डालनी पड़ती। उसका मतलब ये है कि जब आप धान को खाएंगे, उस धान को, तो उससे जो एक बीमारी जो हो सकती है, जिस बीमारी के खिलाफ वो है, वो धान जो है वो उसको बीमारी के खिलाफ वो आपको उसकी जो वो उसको कम करता है, यानी बीमारी को हटा सकता है वो। जैसे आपने सुना होगा कि जिनके पथरी होती है, कुट की दाल खाएं तो पथरी जो है वो नहीं होती है, अक्सर देखा गया है। ऐसे ही धान है, हमने 14 किस्में लगाई हैं यहाँ पर धान की, और हर धान जो है वो अलग अलग बीमारी को टैकल करता है। यानी आगे से आप ये सफ़ेद धान नहीं, हम आपको नया धान देने की कोशिश करेंगे अगर एक्सपेरिमेंट जब वो हो जाएगा, जिसमें अलग अलग बीमारी। एक धान ऐसा है जब वो खाएंगे आप उसको लगातार, तो उसका सेवन करेंगे तो ब्लड प्रेशर कम होता है। एक धान ऐसा है जिससे डायबिटीज़ कम होती है। एक धान ऐसा है जिससे लिवर की प्रॉब्लम कम होती है। तो ये हमारे देश में थे, ये धान हमने कोई नया नहीं बनाया है, ये धान थे हमारे पास, हम तो सिर्फ उनको ढूंढ के लाए हैं और उनको लाके हमने यहाँ पर उसका उपयोग शुरू किया है। और हम चाहते हैं कि अब देश जो है इस बात को जाने कि ये और इसका क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है फूड का। जैसे स्वामी जी हर बार कहते हैं कि आप जो खाएंगे आप वही बनेंगे। तो अगर आप ऐसा धान खाते हैं जो आपको और ताकत देता है, मजबूती देता है, बीमारियों से लड़ने की हिम्मत देता है, तो मुझे लगता है कि वो वी आर वट वी ईट, वो आपकी स्ट्रेंथ और उसमें ऐड होगी। तो वही हम चाहते हैं कि इस साल हम वो भी शुरुआत करेंगे, आस्ते आस्ते बताएंगे आपको कि कौन सा धान। लेकिन डायबिटिक राइस तो हम जरूर जल्दी ही लेके आएंगे, ताकि ये इस देश में जो एक बहुत बड़ा लाइफस्टाइल डिजीज़ है उसका कम से कम कोई समाधान उसका निकल पाए। यानी मतलब कहने का ये भाई और बहनों कि ये आपके हाथ में है, कुंजी आपके हाथ में है। अगर आप इस बात को समझेंगे, आप इस अपने स्तर पर कुछ करेंगे, आप अपने आसपास के लोगों को सचेत करेंगे, आप उन किसानों से खरीदने की कोशिश करेंगे डायरेक्टली जो ऑर्गेनिक लगाते हैं या जो बिल्कुल केमिकल का उपयोग नहीं करते, तब जो है देश में एक आवाज़ या मूवमेंट जो है वो बढ़ता है। तो ये मत सोचिए किसान का ही दायित्व है, दायित्व आपका भी है, दायित्व सारे देश का है कि कैसे हम देश को विष मुक्त कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई देवेंद्र जी ने आपको ये बताया कि किस तरह से एक बहुत बड़ा षड्यंत्र, एक चक्रव्यूह जिसमें सब फंस रहे हैं, किसान भी फंस रहे हैं और 121 करोड़ इंसान फंस रहे हैं। क्योंकि किसान के खेत में जो पैदावार होगी, गरीब अमीर सब उसी को खाएंगे। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं एक लिमिटेड सोसाइटी पर उनका असर होता है, लेकिन आहार तो अपरिहार्य आवश्यकता है। इसके बिना हम जी नहीं सकते, सरवाइव नहीं कर सकते। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न है
और कितना सरल है। देखो, 1 एकड़ जमीन के लिए सामान्य रूप से करीब 5 किलो गोबर, 2-3 किलो गोमूत्र, एक मुट्ठी भर दाल का आटा, मुट्ठी भर गुड़, ये 4 चीज डाल दो 1 एकड़ जमीन पर के लिए पर्याप्त रहता है। अब ये खाद डालो, इसका प्रयोग, इससे अपने आप ही उसके अंदर जो है जो धरती के पोषक तत्व तो पूरे मिल जाते हैं। धरती में अपने आप जो उसके लिए जरूरी कीटाणु पैदा होने चाहिए वो सब हो जाते हैं, उसमें सूक्ष्म जीव पैदा हो जाते हैं, सारा उसको पोषण मिल जाता है। 5 किलो गोमूत्र, उसमें नीम जिसके लिए अभी जो है विस्तार से बताया भाई देवेंद्र शर्मा जी ने, नीम के पत्ते सबसे अच्छे होते हैं। फिर धतूरा है, आखा है, अनार है, और ये तम्बाकू है, ये सब के पत्ते, कोई भी जो भी उपलब्ध हो उसके पत्ते लेकर के, सबसे अच्छा तो नीम है, फिर धतूरा है, फिर आखा है, ये तो मुफ्त में मिल जाते पत्ते। 5 किलो गोमूत्र, 5 किलो ये पत्ते, और इसमें करीब आधा किलो हरी मिर्च और आधा किलो 250 ग्राम के करीब लहसुन कूट करके और इसको उबाल करके इसको छिड़क दीजिए। 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है। 15-20 दिन पुरानी छाछ, वो किसी भी तरह की खेत की फंगस को ठीक कर देती है, फंगस। और यदि तेला लग जाता है, जो चिकना चिकना कीड़ा होता है, तो जो है उसके अंदर दूध और थोड़ा गुड़ उसमें डाल करके, और ये जो हमने तो तेले के ऊपर भी इसका भी प्रयोग किया, यही जो कि दूसरा कीटनाशक जो आपको पहले बताया अभी, गोमूत्र और नीम के पत्ते वाला, इसमें ही थोड़ा सा गुड़ डाल दिया और थोड़ा, बस उसी से हो गया काम। वो चिपक जाता कीड़ा, वहीं मर जाता है। तो ऐसे छोटे छोटे प्रयोग हैं। पहले माताओं बहनों के सिर में फंगस हो जाती थी, सिर में फंगस को क्या बोलते हैं? डैंड्रफ। सिर में फंगस ही तो है वो। सिर की फंगस डैंड्रफ होगी तो क्या करती थी? छाछ से सिर धोया करती थी, खट्टी छाछ, मुल्तानी मिट्टी का थोड़ा प्रयोग, नहीं तो थोड़ा नीम के पत्तों को रस डाल दो तो एकदम ठीक हो जाती है। ये इस तरह के प्रयोग, तो जिससे कि हम जैसे घरेलू उपाय बताते हैं, घरेलू उपचार, ऐसे कुदरती खेती के बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको हम अपना करके बहुत कुछ आगे बढ़ सकते हैं विश्व मुक्त कृषि की दिशा में।